नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। बताएंगे आपको क्या कुछ खास खबरों में, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कृषि और ग्रामीण संपन्नता पर पोस्ट बजट वेबिनार को करेंगे संबोधित। बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नीति तैयार करने पर होगा विचार विमर्श। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में आयोजित नेक्स्ट कॉन्क्लेव में हुए शामिल। कहा, आज वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल का विजन सच्चाई में बदला। उत्तराखंड में चमोली के बर्फीले तूफान में अब भी 8 मजदूर फंसे। मुख्यमंत्री धामी ने जोशीमठ में घायल 11 श्रमिकों से की मुलाकात। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जानकारी। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बाद गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। राज्यपाल समेत सेना और अर्धसैनिक बल के शीर्ष अधिकारी बैठक में हुए शामिल। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आयोजित 49वें सिविल ऑडिट दिवस समारोह में हुई शामिल। कहा, 2015 से हुए डिजिटलीकरण से देश में आया बड़ा बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कृषि और ग्रामीण संपन्नता पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस वेबिनार का उद्देश्य इस वर्ष की बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की रणनीति पर केंद्रित चर्चा के लिए प्रमुख संबंधित पक्षों को एक साथ लाना है। कृषि विकास और ग्रामीण समृद्धि पर बल देने के साथ यह सत्र बजट के दृष्टिकोण को कार्रवाई योग्य परिणामों में बदलने के लिए सहयोग को बढ़ावा देगा। ये वेबिनार प्रयासों को संगठित करने और प्रभावशाली कार्यान्वयन को संचालित करने के लिए निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधि और विषय वस्तु विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में नेक्स्ट कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। सम्मेलन में वैश्विक नेता, नीति निर्माता और विविध उद्योगों के विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने न्यूज एक्स वर्ल्ड चैनल को भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के विजन को सच्चाई में बदलते हुए देख सकते हैं। कई साल पहले मैंने वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल का विजन देश के सामने रखा था। आज हम इस विजन को सच्चाई में बदलते हुए देख रहे हैं। आज हमारे यहां आयुष प्रोडक्ट्स और योग लोकल से ग्लोबल हो गए हैं। दुनिया में कहीं पर भी जाइए, कोई न कोई तो योग को जानने वाला मिलेगा ही। आज भारत के सुपरफूड, हमारा मखाना लोकल से ग्लोबल हो रहा है। भारत के मिलेट्स, श्री अन्न भी लोकल से ग्लोबल हो रहे हैं। साथियों, मिलेट्स ही नहीं, भारत की हल्दी भी लोकल से ग्लोबल हो गई है। भारत दुनिया की 60% से ज्यादा हल्दी की सप्लाई कर रहा है। भारत की कॉफी भी लोकल से ग्लोबल हो गई है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी एक्सपोर्टर बन गया है। आज भारत के मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, भारत में बनी दवाइयां अपनी ग्लोबल पहचान बना रही हैं। भारत के वर्कफोर्स से वर्ल्ड फोर्स बनने के बदलाव का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। उन्होंने बताया कि देश पहले जिन वस्तुओं का आयात करता था, अब वही उभरता हुआ निर्यात का केंद्र बन रहा है। दशकों तक दुनिया भारत को अपना बैक ऑफिस कहती थी, लेकिन आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। हम सिर्फ वर्कफोर्स नहीं, वर्ल्ड फोर्स बन रहे हैं। कभी हम जिन चीजों का इंपोर्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते एक दशक की अगर बात की जाए, सीधा आपको ले चलते हैं कृषि और ग्रामीण संपन्नता पर पोस्ट बजट वेबिनार को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को नमस्कार। बजट घोषणाओं के पश्चात आयोजित होने वाली पोस्ट बजट स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन वेबिनार की श्रृंखला की पहली कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। यह वेबिनार एग्रीकल्चर एंड रूरल प्रॉस्पेरिटी के विषय पर आयोजित किया जा रहा है। वेबिनार का मुख्य उद्देश्य सेक्टर से संबंधित विभिन्न हितधारकों के साथ विचार विमर्श तथा मंथन कर घोषणाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु रणनीति को अंतिम रूप देना है। मैं वेबकास्ट तथा यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी हितधारकों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से इस वेबिनार को समय दिया। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना उद्बोधन देकर हमें मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। नमस्कार। बजट के बाद बजट से जुड़े वेबिनार में आप सबकी उपस्थिति बहुत अहम है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वर्ष का बजट हमारी सरकार के तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट था। इस बजट में हमारी नीतियों में निरंतरता दिखी ही है, साथ ही विकसित भारत के विजन में नया विस्तार भी दिखा। बजट से पहले आप सभी स्टेक होल्डर्स ने जो इनपुट दिए, जो सुझाव दिए, वो बजट बनाते समय बहुत काम आए। अब इस बजट को और ज्यादा प्रभावी रूप से नीचे उतारने में, सही में उसका अच्छे से अच्छा, जल्दी से जल्दी आउटकम मिले, सारे निर्णय नीतियां प्रभावी बने, उसमें आप सबकी भूमिका और बढ़ गई है। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे भारत के संकल्प बहुत स्पष्ट है। हम सभी मिलकर एक ऐसे भारत के निर्माण में जुटे हैं जहां किसान समृद्ध हो, किसान सशक्त हो। हमारा प्रयास है कि कोई किसान पीछे न छूटे। हर एक किसान को आगे बढ़ाएं। हमने कृषि को विकास का पहला इंजन मानते हुए अपने अन्नदाताओं को गौरवपूर्ण स्थान दिया है। हम दो बड़े लक्ष्यों की ओर एक साथ बढ़ रहे हैं। पहला, कृषि सेक्टर का विकास, और दूसरा, हमारे गांवों की समृद्धि। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 6 साल पहले लागू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं।
इतनी राशि करीब करीब 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पहुंचाई गई है। 6,000 रुपये सालाना की इस आर्थिक मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है। हमने एक किसान केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है ताकि देश भर के किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। यानी इसमें किसी बिचौलिए के घुसने या लीकेज की गुंजाइश ही न रहे। नो कट की कंपनी। ये इस बात का उदाहरण है कि अगर आप जैसे एक्सपर्ट और विजनरी लोग, अगर उनका सहयोग होता है तो योजना जल्द से जल्द सफल होती है और ज्यादा अच्छा परिणाम देती है। आपके योगदान से किसी भी योजना को पूरी मजबूती और पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारा जा सकता है। मैं इसके लिए आप सबके सहयोग की और हमेशा सक्रिय सहयोग देने के लिए आपकी सराहना करना चाहूंगा। अब हम इस साल के बजट की घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए मिलकर के तेजी से काम करें, ये आवश्यक है। इसमें भी आपका सहयोग पहले की भांति तो मिलेगा ही, लेकिन और ज्यादा मिले, और व्यापक मिले, हर सेक्टर में मिले। साथियों, आप जानते हैं आज भारत का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। 10-11 साल पहले जो कृषि उत्पादन 265 मिलियन टन के करीब था, वो अब बढ़कर 330 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। इसी तरह बागवानी में जुड़ा उत्पादन बढ़कर 350 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है। ये हमारी सरकार के बीज से बाजार तक की अप्रोच का परिणाम है। कृषि सुधार, किसानों का सशक्तिकरण और मजबूत वैल्यू चेन ने इसे संभव बनाया है। अब हमें देश के एग्रीकल्चर पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करके और भी बड़े टारगेट तय पाने तक पहुंचना है। इसी दिशा में हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिले, लो प्रोडक्टिविटी वाले जिलों के विकास पर फोकस किया जाएगा। आप सबने विकास के कई पैरामीटर पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम से मिले नतीजों को देखा है। इन जिलों को कोलैबोरेशन, गवर्नेंस और हेल्दी कंपटीशन का और कन्वर्जेंस का बहुत फायदा मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि आप सभी ऐसे जिलों से मिले परिणामों का अध्ययन करें और उसकी लर्निंग से सीखते हुए पीएम धनधान्य कृषि योजना को इन 100 जिलों में बहुत तेज गति से आगे बढ़ाएं। इससे इन 100 जिलों में किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हमारे प्रयासों से देश में दाल का उत्पादन बढ़ा है और इसके लिए मैं किसानों का अभिनंदन भी करता हूं। लेकिन अभी भी हमारी घरेलू खपत का
20% विदेशों पर निर्भर है, आयात पर निर्भर है। यानी हमें अपने दलहन उत्पादन को बढ़ाना ही होगा। हमने चने और मूंग में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, लेकिन हमें तुअर, उड़द और मसूर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और तेजी से ज्यादा काम करना ही है। दाल उत्पादन को गति देने के लिए आवश्यक है कि उन्नत बीजों की सप्लाई बनी रहे और हाइब्रिड किस्मों को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए आप सभी को जलवायु परिवर्तन, बाजार की अनिश्चितता और दाम में आने वाले उतार चढ़ाव जैसी चुनौतियों के समाधान पर फोकस करना होगा। साथियों, पिछले दशक में आईसीएआर ने ब्रीडिंग प्रोग्राम में मॉडर्न टूल्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया। इससे 2014 से 2024 के बीच अनाज, तिलहन, दालें, चारा, गन्ना, विभिन्न फसलों में 2900 से अधिक नई किस्मों का विकास हुआ। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश के किसानों को ये नई वैरायटीज सस्ती दर पर मिलती रहे। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि किसानों की उपज मौसम के उतार चढ़ाव से प्रभावित ना हो। आप जानते हैं कि बजट में इस बार अधिक उपज वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की घोषणा हुई है। इस कार्यक्रम में अभी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, उन्हें मैं विशेष तौर पर कहूंगा कि इन बीजों के प्रसार पर जरूर फोकस करें। ये बीज छोटे किसानों तक पहुंचने लगे, इसके लिए इन्हें सीड चेन का हिस्सा बनना होगा। और ये काम हमारा है कि हम कैसे बने। साथियों, आप सब देख रहे हैं आज लोगों में पोषण को लेकर काफी जागरूकता बढ़ी है। इसलिए बागवानी, डेयरी और फिशरी प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग को देखते हुए इन सेक्टर्स में काफी इन्वेस्टमेंट किया गया है। फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा भी की गई है। मेरा आग्रह है कि आप सभी स्टेक होल्डर्स डाइवर्स न्यूट्रिशनल फूड्स के प्रसार के लिए नए रास्ते तलाश करें। ऐसे पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की पहुंच देश के कोने कोने में और ग्लोबल मार्केट तक होनी चाहिए। साथियों, 2019 में हमने पीएम मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया था। इस सेक्टर के वैल्यू चेन को मजबूत बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और इसे आधुनिक बनाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे मछली पालन के क्षेत्र में प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर करने में मदद मिली। बीते वर्षों में कई योजनाओं के माध्यम से इस सेक्टर में निवेश भी बढ़ाया गया, जिसके परिणाम आज हमारे सामने है। आज फिश प्रोडक्शन
दोगुना हो चुका है। हमारा निर्यात भी दोगुना हो चुका है। हमारा प्रयास है कि इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और खुले समुद्र से सस्टेनेबल मछली पालन को बढ़ावा मिले। इसके लिए एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। मैं चाहूंगा आप सभी इस सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने वाले आइडियाज पर मंथन करें और उस पर जल्द से जल्द काम शुरू करें। इसके साथ ही हमें अपने पारंपरिक मछुआरे साथियों के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। साथियों, हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत करोड़ों गरीबों को घर दिया जा रहा है। स्वामित्व योजना से संपत्ति मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मिला है। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की आर्थिक ताकत बढ़ाई है, उनको मदद बढ़ाई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से छोटे किसानों और कारोबारियों को फायदा हुआ है। हमने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारे प्रयासों से 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। इस बजट में ग्रामीण समृद्धि और विकास के कार्यक्रमों के ऐलान से रोजगार के अनेक नए अवसरों की संभावना बनी है। स्किलिंग और टेक्नोलॉजी में निवेश से नए मौके बन रहे हैं। आप सभी इन विषयों पर जरूर चर्चा करें कि कैसे अभी चल रही योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाए। इस दिशा में आपके सुझाव और योगदान, इससे सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। हम सभी की सक्रिय भागीदारी से ही गांव सशक्त होंगे, ग्रामीण परिवार सशक्त होंगे और मुझे विश्वास है कि ये वेबिनार सच्चे अर्थ में जल्द से जल्द, कम से कम समय में अच्छे से अच्छे ढंग से बजट को क्रियान्वित करने का, और वो भी आप सबके सहयोग और सुझाव से करने का। अब ऐसा ना हो कि इस वेबिनार में बजट नया बनाने की चर्चा हो। अभी ये बजट बन चुका है, अभी योजना आ चुकी है। अब हमारा सारा फोकस एक्शन पर होना चाहिए। एक्शन के अंदर कठिनाइयां क्या है, कमियां क्या है, किस प्रकार के बदलाव की जरूरत है, उस पर जरूर हम ध्यान दें। तब तो जाकर के वेबिनार परिणामकारी होगा। अन्यथा हम 1 साल के बाद जो बजट आने वाला है उसकी चर्चा आज कर लेंगे तो अभी जो हुआ है उसका फायदा नहीं मिलेगा। और इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम जो बजट आया है, अब उसी बजट से हमने 1 साल में लक्ष्य हासिल करने हैं। और उसमें सरकार अकेली नहीं, इस क्षेत्र के सभी स्टेक होल्डर्स एक दिशा में, एक मत के साथ, एक लक्ष्य के साथ चल पड़े। यही एक अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो वेबिनार के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ तमाम लोगों को संबोधित किया कि किस तरीके से कृषि ग्रामीण समृद्धि की अगर बात की जाए, पोस्ट बजट किस तरह का कार्यान्वयन हमें यहाँ करना चाहिए और उनके संबोधन की और क्या बड़ी बातें रहीं वो आइए आपको बता देते हैं। किस तरीके से प्रधानमंत्री ने इन महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कृषि विकास का पहला इंजन है। जिस तरह के बजट में हमने इसकी वानगी देखी थी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नदाताओं को गौरवपूर्ण स्थान हमने दिया है। अलग अलग योजनाएं उनके लिए संचालित की जा रही हैं। साथ ही साथ बजट की घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए मिलकर तेज़ी से काम हमें करना होगा। ये बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है। देश में तमाम योजनाओं का लाभ जो है वो डिजिटल तरीके से भी किसान ले रहे हैं। साथ ही पीएम धन धान्य कृषि योजना से किसानों की आय बढ़ेगी, इसका जिक्र उन्होंने किया। जहाँ पे वो ज़िले 100 ऐसे ज़िले जहाँ पे उत्पादकता कम है वहाँ पर और फोकस किया जाएगा योजना के ज़रिए। दलहन उत्पादन बढ़ाने पर भी यहाँ पर प्रधानमंत्री ने इस बात पर एक बार फिर जोर दिया कि कैसे आत्मनिर्भरता की तरफ हमें आगे बढ़ना होगा दलहन के क्षेत्र में। साथ ही किसानों को बीजों की नई किस्में सस्ती दरों पर मिलें, इस बात का जिक्र किया। साथ ही राष्ट्रीय मिशन जो कि अधिक उपज वाले बीज हैं उनके लिए वो बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बताया कि कैसे बागवानी, डेयरी, मत्स्य क्षेत्र में बड़ा निवेश किया गया है और उसकी वजह से एक बड़ा बदलाव इन तमाम क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। तमाम जो हितधारक हैं उनको लाभ मिला है। मत्स्य क्षेत्र में अभूतपूर्व काम अभी तक हुआ है और साथ ही साथ यहाँ उन्होंने कहा कि हमें इस पर और मिलकर तेज़ी से काम करना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की शाम कल जहान खुसरो के साथ बीती। सूफी संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सूफी परंपरा को इस्लामी और वैदिक संस्कृतियों के बीच अद्भुत पुल बताया। पीएम मोदी ने देशवासियों को रमजान पर्व की मुबारकबाद भी दी। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहां की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास है। इस उद्गार के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने प्रसिद्ध सूफी कवि और विद्वान अमीर खुसरो की स्मृति में आयोजित जहान खुसरो के 25वें संस्करण में सूफी परंपरा की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जब सूफी परंपरा आई तो ऐसा लगा कि वे अपनी ही जमीन में आ गई। सूफी परंपरा ने भारत में आने के बाद एक अलग ही पहचान बनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने सूफी परंपरा के संतों की उनकी बहुलवादी संदेश के लिए प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी और वेदों को भी सुना। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास को जोड़ी। अलग अलग भाषा, शैली और शब्द, लेकिन संदेश वही। मुझे खुशी है कि आज जहान खुसरो उसी परंपरा की एक आधुनिक पहचान बन गया है। जहान खुसरो समारोह सूफी संगीत, कविता और नृत्य को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है। ये महोत्सव अमीर खुसरो की विरासत का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर के कलाकारों को एक मंच प्रदान करता है। हजरत खुसरो ने
भारत को उस दौर की दुनिया के तमाम बड़े देशों से महान बताया। उन्होंने संस्कृत को दुनिया की सबसे बेहतरीन भाषा बताया। गुलामी के लंबे कालखंड में जब इतना कुछ तबाह किया गया, अगर आज हम अपने अतीत से परिचित हैं तो इसमें हजरत खुसरो की रचनाओं की बड़ी भूमिका है। इस महोत्सव में प्रधानमंत्री ने हस्त निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने वाले TEH बाजार का भी जायजा लिया, जिसमें एक जिला एक उत्पाद से जुड़े शिल्प और देश भर के विभिन्न उत्कृष्ट कलाकृतियों के साथ साथ हस्तशिल्प और हथकरघा पर लघु फिल्में आदि प्रदर्शित की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो कहीं ना कहीं एक सांझी विरासत की जो बानगी है इस समारोह में देखने को मिली। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।